जाए। तो आज जो है फिजिक्स क्लास 12th वालों के लिए जो है मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड का आया था उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। और हमें विश्वास है कि ये वीडियोस देखने के बाद, यानी कि जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास सिर्फ जो है मॉडल सेट का क्वेश्चंस रहना चाहिए और ये वीडियो के अंत तक उस सभी का क्वेश्चन का आंसर जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अभी इस पे ना ही लाइक कीजिएगा और ना ही जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब तक वीडियो आपको समझ में नहीं आए तब तक जो है आप इस पे एक भी लाइक और एक भी कमेंट नहीं करेंगे। समझ आ जाए तो आप लाइक करेंगे या जो आपको करना है जो करेंगे, और उसके बाद जो है आप हमें बताएंगे कि पार्ट 2 इसका लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल सेट का सबसे पहला क्वेश्चंस जो है, देखिए यही फिजिक्स का मॉडल सेट का शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि लॉरेंट्ज़ बल से आप क्या समझते हैं, यानी कि लॉरेंट्ज़ बल जो है किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, लॉरेंट्ज़ बल की परिभाषा क्या होती है, आप समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। पहले किताबी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी कण को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो बल लगता है उसे ही लॉरेंट्ज़ बल कहते हैं। फिर से एक बार, कि किसी भी कण को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो बल लगता है उसे ही लॉरेंट्ज़ बल कहते हैं, जिसे चुंबकीय बल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे सपोज डैट ये जो है विद्युत क्षेत्र है और एक जो है छोटा सा कण है, तो इसको इसमें लाने में जितना फोर्स का इस्तेमाल करेंगे बल को, उसी को कहेंगे लॉरेंट्ज़ बल। तो हमें आशा है कि आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से, किसी कण को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो बल लगता है उसे ही लॉरेंट्ज़ बल कहते हैं। याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखें। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा लिखें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जब दो बराबर परिमाण के आवेश असमान रहते हैं, जब दो बराबर परिमाण के आवेश असमान रूप से बहुत ही कम दूरी पर स्थित रहते हैं। देखिए आइए तनी बोर्ड पे, जब बराबर परिमाण के, यानी बराबर यानी यहू क्यू है यहू क्यू है, असमान यानी कि प्लस अब हो गया, ये माइनस, असमान हो गया, और बहुत ही कम दूरी पर स्थित रहते हैं, तो इसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। यानी कि जब बराबर परिमाण के दो असमान आवेश बहुत कम दूरी पे स्थित रहते हैं तो उसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, एसआई मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को समझाएं। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा बताएं और संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संधारित्र की धारिता पहले समझते हैं कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक तार में प्रवाहित आवेश उसके बीच के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आइए बोर्ड पे, संधारित्र की धारिता को C से सूचित करते हैं और हम क्या कहे हैं, किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश को Q से सूचित करते हैं, Q, और उसमें उपस्थित विभवांतर किसे कहते हैं, तब विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो उसमें उपस्थित विभवांतर के अनुपात मतलब बटा, तब विभवांतर को V से सूचित करते हैं, उसी को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी कि किसी भी चालक में उपस्थित आवेश और उसके बीच के विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, तो संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे जो है फैराडे, यानी कि इसका जो है एसआई मात्रक फैराडे होता है, जिसे F से सूचित
किया जाता है। इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोध नहीं कर रहा है, प्रतिरोधकता कह रहा है। समझ गए। तो पहले प्रतिरोध को समझते हैं, ठीक है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा को, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा को जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आइए थोड़ा समझते हैं। सपोज डैट कि ई जो है एगो चालक तार है, तो इसमें हम विद्युत धारा दे रहे हैं। विद्युत धारा को ऐसे सूचित करते हैं। तब विद्युत धारा जा रहा है और इसको जो रोकेगा उसे जो प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन प्रतिरोध की प्रक्रिया को प्रतिरोधकता कहा जाता है। फिर से, किसी चालक तार में विद्युत आवेश को रोकने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकता कहा जाता है। किसी चालक तार में विद्युत आवेश को या विद्युत धारा को रोकने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकता कहा जाता है। समझ गए। प्रतिरोधकता को जो है काची से सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता को आर से सूचित किया जाता है कि नहीं। अब इसे जो है ओम मीटर में मापा जाता है। ओम मीटर यानी कि इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। अब समझ गए। 4th नंबर क्वेश्चंस भी, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चंस का आंसर जो है हम गलत बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो है आप लोग से भी जो है हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि हम ही जो है सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, आप लोग भी जो है कुछ हमें सिखा सकते हैं, है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट बात जो है 5 नंबर क्वेश्चन, एसआई मात्रक के साथ विद्युतवाहक बल को समझाएं। यानी कि विद्युतवाहक बल की परिभाषा बताना है और फिर जो है एसआई मात्रक इसका बताना है, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल में जो है इसका परिभाषा छिपा हुआ है, ठीक है। विद्युत वाहक बल यानी कि किसी चालक तार में, यानी कि किसी यंत्र में, चाहे किसी चालक तार में विद्युत को प्रवाहित करने में जो बल गति प्रदान करता है, यानी विद्युत को तेज कर देता है। लाइन जब तार से आता है तो ओकरा तेज कर देता है। यानी कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा को गति प्रदान करने वाले बल को ही जो है विद्युतवाहक बल कहा जाता है। याद हुआ। फिर से एक बार, किसी चालक तार में विद्युत धारा को गति प्रदान करने वाले बल को ही कहा जाता है विद्युतवाहक बल। विद्युतवाहक बल याद हुआ। अब विद्युतवाहक बल के एसआई मात्रक का होता है, तब विद्युतवाहक बल के जो है हम आपको एसआई मात्रक बता रहे हैं कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि विद्युतवाहक बल जो है, इस विद्युत बल भी हम लोग कह सकते हैं, तो इसका जो है एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को काची से सूचित करते हैं, तब भी से, तब विद्युतवाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट हो गया, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मॉडल पेपर जो है हम साथ में रखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो लिखा नहीं गया है। इलेक्ट्रिक बोर्ड हम लोगों के पास है नहीं कि हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जितना हमसे प्रयास होगा भाई आपके लिए हम करेंगे, क्योंकि हम उन छात्रों तक पहुंचना चाहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाएँ, या उनकी आर्थिक प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो, किसी भी कारणवश, तो उन छात्रों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं। यानी कि कार्बन प्रतिरोध का कलर एगो कोड होता है। कलर कोड यानी ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये सब होता है कलर कोड, जिससे कार्बन प्रतिरोध की हम लोग जांच करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, तो इसका थोड़ा आंसर सुन लीजिए, बड़ी आसान है। कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो एकदम नाम मात्रा में होता है, यानी ना के बराबर होता है। कार्बन प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसे किसी यंत्र से मापा नहीं जा सकता। सुनिएगा ध्यान से, कार्बन प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसे किसी यंत्र से मापा नहीं जा सकता है, जिसके कारण
एक विशेष प्रकार का यंत्र या युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध इतना कम होता है कि किसी यंत्र से उसे मापा नहीं जा सकता है, जिसके कारण किसी विशेष प्रकार के यंत्र या युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही कार्बन कलर कोड कहते हैं। याद हो गया? हमें आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि जब हम समझा रहे हैं तो परिभाषा लिखने के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे लिखना है परिभाषा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसे जो है आप नोटबुक में अपने से फिर आंसर लिखेंगे, तो समझ के और लिखना ज़िंदगी में कहियो नहीं भुलाइएगा। समझ के लिखिएगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कीजिए कि सर जो हम लिखे हैं गलत है या सही है, क्योंकि 5 दिन बाद जो है फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कि अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जब किसी कुंडली में, अब कौन पूछेगा कि कुंडली क्या होता है, तो तनी कुंडलियों बताते हैं। कुंडली ब्याह शादी वाला कुंडली नहीं, कुंडली क्या होता है तनी बताते हैं। तो जब नरम एगो लोहा पे तांबे के तार को सर्पिल रूप में लपेटा जाता है तो ओकरे कुंडली कहल जाता है कि नहीं। यानी हाई सब जो है कुंडली है। अभी कुंडली, हाँ तब कुंडली समझ गए। हाँ तो फिर से परिभाषा, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसके मान में, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके मान या दिशा में परिवर्तन करते हैं, तो उसके बगल के कुंडली में जो है एगो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। समझिए, जैसे कि यहाँ पे जो है विद्युत धारा इसमें जो है हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके दिशा में परिवर्तन करेंगे या इसके मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एक बगल वाला में एगो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। जैसे कि हमारा वजह से किसी पे कुछ असर पड़ेगा, जैसे कि हमारा देख के कोई जो है सुधर गया तो उस पे जो है मेरा असर पड़ा कि नहीं। तो इसी प्रकार जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसके मान या दिशा में परिवर्तन किया जाता है तो उसके बगल वाले कुंडली पे एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। उसी धारा को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। एक प्रेरण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसी को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। फिर से एक बार, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके अगल बगल के कुंडली में एक प्रेरण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। हमें आशा है कि अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है कि चोक कुंडली को समझाएं। ये चोक कुंडली यानी चौक कुंडली होता क्या है। तो जब हम किसी लाइन से विद्युत धारा को प्रवाह कराते हैं तो जितना ट्रांसफार्मर पर से लाइन आता है वो पूरा लाइनवा हमनी के घरे नहीं पहुंच जाता है, तो पूरा लाइनवा पहुँचेला चौक कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि समझिए तनी परिभाषा एक कि जब किसी यंत्र में विद्युत धारा के ह्रास को रोकने के लिए, यानी ह्रास मतलब नहीं खत्म होना, खत्म हो जाना, तब जब किसी युक्ति में या यंत्र में विद्युत धारा को ह्रास होने से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। युक्ति मतलब दिमाग। तो एक विशेष प्रकार के युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो चोक कुंडली कहते हैं। फिर से तनी समझिएगा, जब किसी विद्युत यंत्र में विद्युत धारा के ह्रास को रोकने के लिए एक विशेष युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही जो है चोक कुंडली कहा जाता है। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि नरम लोहा पे एगो लाइन दे रहे हैं, एगो तारे में समझ लीजिए घर के जो बिजली के तार होता है उसी में जो है लाइन दे रहे हैं।
लाइन जो है पूरा हमनी के घर तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको पूरा पहुंचाने के लिए उसमें कुछ लपेटेंगे, तो वही लपेटल जाता है, ओकरे चौक कुंडली कहल जाता है। समझें, कुंडली मतलब लपेटा, सर्पिल रूप में किसी को लपेटना ही कुंडली कहलाता है। नरम लोहा पे जो तांबा का सर्पिल रूप में लपेटल जाता है। तनी एगो और बढ़िया एग्जाम्पल, जो पंखवा के क्वाइल होता है, तांबा के तरवा लपेटर रहता है, ओकरा हम कुंडली कह सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है कि चुंबक के क्षेत्र में दो मानक स्थितियों को लिखें। यानी चुंबकीय क्षेत्र में दो मानक स्थिति का होता है। तो पहला मानक स्थिति, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ हो, जानबे करते हैं कि चुंबक नॉर्थ और साउथ दिशा में होता है कि नहीं। तो चुंबक की दिशा जो है नॉर्थ में हो तो उसका उदासीन बिंदु जो है निरक्षीय स्थिति में होगा। निरक्षीय कहने का मतलब एक रेखा पे नहीं होगा, अक्ष पे नहीं होगा, ठीक है। तो जब चुंबक की दिशा नॉर्थ की तरफ हो यानी कि उत्तर की तरफ हो तो उसका उदासीन बिंदु जो है निरक्षीय पर स्थित होगा, निरक्षीय पर स्थित होगा, पहला। दूसरा, जब किसी चुंबक की दिशा दक्षिण की तरफ हो यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो तो उसका उदासीन बिंदु जो है केकर तरफ होगा, तो अक्षीय स्थिति के तरफ होगा। समझ गए। यानी कि जब चुंबक नॉर्थ की दिशा की तरफ होता है तो उसका जो उदासीन बिंदु जो है निरक्षीय स्थिति में होता है, निरक्षीय अक्ष पर स्थित होता है। और जो साउथ की तरफ होता है यानी दक्षिणी ध्रुव में होता है तो उसका जो है उदासीन बिंदु अक्षीय स्थिति में होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाएं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाएं। यानी पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकीय तत्व, जिसे भूचुंबकीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भूचुंबकीय, तो वो क्या है। तब पृथ्वी पर हमनी के देखते हैं कि लोहा और निकेल, लोहा और निकेल जो है उपस्थित रहता है। तो ये सब लोहा और निकेल जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। यानी लोहा अपनी तरफ खींचता है, निकेल जो है अपनी तरफ खींचता है। तब दोनों अपने तरफ खींचेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होबे करेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब तनी अब किताबी लैंग्वेज में, क्योंकि लिखना है तो वहाँ पे अपन भाषा में लिखना है, लेकिन किताब के सहारे लिखना है कि नहीं। तो जब किसी नहीं, पृथ्वी पर उपस्थित लौह और निकेल जो है आपस में आकर्षण करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। फिर से एक बार, पृथ्वी पर लौह यानी लोहा और निकेल जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हो गया, यानी चुंबकत्व जो है उत्पन्न होता है। दूसरा कि पृथ्वी जो है अपनी ध्रुव पर जब घूमते रहती है, ध्रुव कहने का मतलब यानी कि नीचे जहाँ से ही घूमता है ओकरे ध्रुव कहा जाता है। तो पृथ्वी जब अपनी ध्रुव पे घूमते रहती है तो घूमने के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र जिसे कहे के मतलब कि हम आपके सामने जो है अभी ठहरा हैं, तो ये ठहरा है तो मान के चलिए एने में है चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब चारों तरफ हम घूमेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है मेरा चारों तरफ जो है फैलेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी अपने ध्रुव पर जब घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। दूसरा था पहला कि पृथ्वी पर उपस्थित जो लोहा और निकेल हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। समझ गए पृथ्वी पर कैसे चुंबक जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक बड़ी आसान क्वेश्चन दिले है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। समझें, अपवर्तनांक के म्यू से सूचित करल जाता है, म्यू से अपवर्तनांक को
अपवर्तनांक को जो है म्यू से सूचित करल जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी निर्वात का होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में यानी कि कौनो माध्यम हो ओकरा में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निर्वात केकरा बोलते हैं, तो जहाँ पे कोई भी धूल कण उपस्थित नहीं रहता है, जैसे कि स्पेस में, तो स्पेस में प्रकाश की चाल अत्यधिक होता है, 3 लाख प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और एगो कौनो माध्यम में प्रकाश की चाल ले लीजिए या दोनों के बटा में कर दीजिए, ओकरे जो है अपवर्तनांक कहा जाता है। समझ गए अपवर्तनांक कितना आसान है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि संपर्कित लेंसों की क्षमता को समझाएं, यानी कि 2-3 गो लेंस के सटा देवल गई है संपर्कित लेंस, तो ओकर क्षमता को समझाना है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं तनी समझिए। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को जो है लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। समझ रहे हैं, यानी लेंस का जितना फोकस दूरी होगा ओकरे उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ गए होंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को जो है पी के तरह लिखा रहता है, उससे सूचित किया जाता है, और फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। आप जानते ही हैं हम आप लोग से ज़्यादा समय पहले नहीं जुड़े। अगर ज़्यादा समय पहले जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि 3-4 महीना पहले अगर और जुड़े हुए रहते हैं, तो इतना बेटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोनो विषय में बना देते हैं कि आप एग्ज़ाम ला इतना अभी जो है आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उतना कर ही नहीं पड़ता, आप लोग टेंशन फ्री रहते हैं। बट क्या कीजिएगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि के कारणों को लिखें, यानी निकट दृष्टि के कारण का है। इससे रिलेटेड एगो प्रश्न एकदम कंफर्म है कि पूछेगा। वो प्रश्न का है, तो देखिए एगो आज ट्रिको बता देते हैं। निधि अज अ उ बे बा। अभी ट्रिकवा के समझाइए सर जी, आप भी कहिएगा, है कि नहीं, तो समझ जाइए तनी ई ट्रिक के। नि से निकट दृष्टि दोष, दी से दीर्घ दृष्टि दोष जेकरा दूर दृष्टि दोष भी बोला जाता है, अ से अबिंदुकता, ज से जरा दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस, उ से उत्तल लेंस, बे से बेलनाकार लेंस और बा से बाइफोकल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए, यानी कि आँख में 4 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की नहीं, उसे ही दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। यही एगो ऐसा रोग है कि जौन रोग होगा वो वाला जो है आपको दिखाई देगा, यानी निकट है तो निकट के दिखाई देगा, दूर के नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अबिंदुकता, तो अबिंदुकता यानी कोई भी जो है चीज़ आपको बिंदु की तरह दिखाई देगा, तो अबिंदुकता दोष आपके नेत्र में है। और जरा दृष्टि दोष, ये ज़्यादातर बुढ़ापा में होता है, यानी कि जरा दिखाई देता है, तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो इस सब के उपचार कौन से लेंस से, तो नी से निकट दृष्टि दोष, तो अ से अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष कोनो के हो जाए तो अवतल लेंस के चश्मा पहनाइए। फिर दीर्घ दृष्टि दोष कोई के हो जाए तो उत्तल लेंस के चश्मा पहनाइए। अगर अबिंदुकता हो जाए तो बेलनाकार लेंस का चश्मा पहनाइए। और जरा दूरदर्शिता हो जाए तो बाइफोकल लेंस का चश्मा उन्हें पहनाइए। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस एकदम पूछे जाएंगे, तो इसको जो है आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करके जो है आप एकदम पढ़ते रहिए लगातार। तो इसमें क्वेश्चन दूसरा ही पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के जो है कारण का है, आखिर जो है निकट दृष्टि दोष होता काहे है। तो निकट दृष्टि दोष होता इसलिए है, तो पहला कारण है कि जो हमने के रेटिना होता है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है, उसी के कारण जो है निकट दृष्टि दोष होता है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। और दूसरा है कारण कि लेंस का जो है फोकस दूरी घट जाता है,
लेंस का जो फोकस दूरी घट जाता है, लेंस के कारण आँखों में जो करिया करिया रहता है ओकरे लेंस कहल जाता है। तो ओकर फोकस दूरी घट जाएगा, यानी कि फोकस दूरी कहे का मतलब कि दूर के नहीं देख पाएगा, तो ओकरा में निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूसरा कारण कि ओकर लेंस और रेटिना के बीच के दूरी जो है घट जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस इंद्रधनुष अगर आपसे नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। तो बारिश के दिनों में जब झिमझिमाहट सी हल्की हल्की बारिश होती है उसी समय इंद्रधनुष बनता है, आप लोग जानते हैं। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो जब सूर्य से श्वेत प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, सपोज डैट कि ये जो है सूर्य हैं, इसको जो है सूर्य मान लीजिए सन, और इससे जब है सूर्य की प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो बारिश होते रहता है, हल्का हल्का जो बारिश होते रहता है। इस श्वेत प्रकाश को अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है विभिन्न रंगों में बांट देता है। विभिन्न रंगों में वो कौन कौन रंग होता है। तो बैजानी, हैप्पी, नाला। बैजानी, हैप्पी, नाला ट्रिक है। तो बैजानी, हैप्पी, नाला, ये सब जो है आपको ट्रिक याद रहना चाहिए। अब बैजानी, हैप्पी, नाला से सभी रंग याद रहेंगे। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। तो इन्हीं, तो फिर से सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरणों को बारिश की हल्की हल्की बूंदें उन्हें विभिन्न रंगों में बांट देती है और उन्हें धनुष के आकार का हमें जो है प्रतीत होता है। विभिन्न रंगों में बांटने के बाद धनुष के आकार का हमें प्रतीत होता है, जिसे हम देखते हैं तो इंद्रधनुष कहते हैं। अब परिभाषा पे तनी कि लिखेंगे कैसे। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें बारिश के बूंदों के कारण विभिन्न रंगों में उन्हें विभाजित कर देती है, जो एक धनुष के आकार के तरह बन जाता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष जो है दो प्रकार के होता है, एगो प्राथमिक इंद्रधनुष और एगो द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो वैसा इंद्रधनुष जो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक मतलब समझें, प्रथम, यानी कि वैसा इंद्रधनुष जो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। तो द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो वैसा इंद्रधनुष जो दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी एक बार जाएगा और एक बार आएगा, उसके कारण बनता है, उसे जो है द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट है कि तरंगाग्र को समझाएं, यानी तरंगाग्र जो है किसे कहते हैं। तरंगाग्र जो है किसे कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में सभी कण एक साथ कंपन करने लगते हैं, जब किसी माध्यम में सभी कण एक साथ कंपन करने लगते हैं तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। जब किसी माध्यम में सभी कण एक साथ कंपन करने लगते हैं तो उसे जो है तरंगाग्र कहते हैं। अब तरंगाग्र के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाएं, यानी कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है। तो वैसा ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित कणों को अलग अलग बांट देता है, यानी कि वैसा ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित कणों को अलग अलग बांट देता है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन का मतलब ये मत समझिए कि बांधने वाला ऊर्जा, बांटने वाला ऊर्जा, यानी कि वैसा ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित कणों को अलग अलग भागों में बांट देता है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। है कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चंस था।
नेक्स्ट है कि एंड गेट को समझाएं। गेट कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम एंड गेट को समझा देते हैं। एंड गेट जो होता है एक्चुअल में ए के आकार का होता है, ए के आकार का एंड गेट होता है। अब कहिएगा कैसे, तो ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे एकरा ऐसे खाली कर देंगे, है कि नहीं। तो तनिए बनाते हैं, तो देखिए ऐसे 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 एगो ऐसे हो जाएगा, एगो ऐसे एकरा में एगो ऐसे, ये एंड गेट हो गया। अब कहिएगा कि हई का है हई का है, बताइए। तो जेकरा में से दू गो निवेश करे वाला यानी कि दू गो जाए वाला एगो निकले वाला रास्ता रहता है ओकरे एंड गेट कहते हैं। जेकरा से दू गो जाए वाला और एगो निकले वाला रास्ता रहता है ओकरा एंड गेट कहते हैं। निकले वाला के वाई से सूचित करल जाता है एकरा जो है ए बी से। तो एक बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो वाई बराबर ए डॉट बी बुलियन व्यंजक होता है। लेकिन समझ तो गए, लेकिन एक परिभाषा का होता है तनी मनी देख लेते हैं, उसके बाद तनी समझाते हैं एक परिभाषा का होता है। तो इस गेट में यानी कि एंड गेट उसे कहते हैं जिसमें दो निवेशी तथा दो निवेशी और एक निर्गत रास्ता होता है, उसे ही एंड गेट कहते हैं। वैसा गेट जिसमें कि दो निवेश करने वाला रास्ता और एगो निर्गत करने वाला यानी बाहर निकालने वाला रास्ता रहता है, उसे ही एंड गेट कहते हैं। एंड गेट का बुलियन व्यंजक भी हम आपको समझा दिए कि y बराबर जो है a इंटू बी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लेते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो उदाहरण लिखें। अब यह क्वेश्चन बतावे वाला है। चुंबकीय तीन चुंबकीय पदार्थ होता है, एगो अनुचुंबकीय, एगो प्रतिचुंबकीय और एगो लौह चुंबकीय। जेकरा में चुंबक के गुण ज़्यादा होता है उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। जेकरा में चुंबक के गुण लौह चुंबकीय गुण से तनी मनी कम होता है उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। और जेकरा में साफे नहीं होता है ओकरा प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वैसे पदार्थों के उदाहरण बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी। इससे 5 नंबर के पूछ देगा कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में 5 अंतर लिखें। तो ये तनी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण पूछेगा तो पानी, नमक, पानी हो गया, नमक हो गया, तांबा हो गया, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जेकरा में चुंबक वाला गुण जो है होबो करता है तो एकदम नाम मात्रा के बराबर होता है, लेकिन ज़्यादातर होता ही नहीं है कि नहीं। 99% इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है। अब आ रहा है कि नमन कोण किसे कहते हैं, जिसे नति कोण भी कहा जाता है। कितना आसान आसान प्रश्न पूछ ले है। अगर फिजिक्स का बताएं, फिजिक्स कितना आसान है। नमन कोण किसे कहते हैं, तो नमन कोण वेक्टर पर है। वेक्टर यानी कि फैराडे के वामहस्त नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो 3 गो उंगली ऐसे फैलाता है। तो नमन कोण केकरा कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज, चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज के बीच बने कोण को जो है नमन कोण कहते हैं। देखिए पृथ्वी के क्षैतिज और एगो जो है चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच जो है कोण बना है नो, ओकरे नमन कोण कहेंगे। नमन कोण यानी चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज के बीच बने कोण को जो है नमन कोण कहेंगे। कितना आसान था। नेक्स्ट है कि अर्धचालक को समझाएं। चालक 3 पदार्थ के, अचालक, अचालक, कुचालक और एगो अर्धचालक होता है नहीं। तो अर्धचालक जेकरा में एकर नामे में छुपल है अर्धचालक यानी आधा चालक वाला एकरा में गुण होता है। यानी कि जिसमें वैसा चालक पदार्थ जिसमें कुचालक और सुचालक दोनों का गुण पाया जाता है उसे ही अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक को क्या समझाएं। अब अर्धचालक के 2-3 गो जो है उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा, आपको याद हो गया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो पे जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, हम आपके लिए एगो गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे, जैसे ही वो वीडियोस भी रिकॉर्ड हो चुका है वो डाल दिया जाएगा। अगर आज कंप्लीट होता है आज डालेंगे, कल कंप्लीट होगा कल डालेंगे।
लेकिन आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर पे पढ़ाई कीजिए, और मेरा जो है आपके साथ जो है दुआएं हमेशा रहेगी कि आप जो हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर जो है रिज़ल्ट लाएं। तो अगर आपको समझ में आया तो आप हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया तो कुछो मत कीजिएगा, लाइको मत कीजिएगा, कमेंटो मत कीजिएगा, सब्सक्राइबो मत कीजिएगा, ठीक है। याद हुआ है तब भी सब कीजिएगा। यहाँ तक देखें तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।